हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 हमारा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज प्लान डेवलपमेंट? प्लान डेवलपमेंट से पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे प्लानिंग के बारे में। और यहाँ पर प्लानिंग का मतलब है इट इज कंसर्न विद, ऑल्दो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है तो यू माइट थिंक के पॉलिटिक्स की प्लानिंग, राजनीति को आगे कैसे बढ़ाना है, सत्ता में कैसे आना है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं। यहाँ पर प्लानिंग इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग किस हिसाब से होती है। ठीक है, देश जब आज़ाद हो गया, राजनीति की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती चली गई और कांग्रेस ये चीज़ समझ गई कि जनता की नज़रों में हम ही सर्वोच्च पार्टी हैं, सबसे मतलब सुप्रीम पार्टी हैं। अब बात थी ट्राइस फिट डेस्टिनी में करी गए झूठी झूठी बातों को फुलफिल करने की। ठीक है, कि देश से गरीबी मिटानी है, देश को प्रॉस्पर बनाना है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करना है। इसके लिए एक आयोग का गठन करा गया विच इज़ नोन एज प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन हमारे देश में कुछ अलग अलग सालों की रणनीति को लेकर एनुअल प्लान, और सबसे मोस्ट फेमस जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो जब से इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई थी, 9th क्लास में, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, 5 ईयर प्लान्स। तो हम देखेंगे कि ये प्लानिंग का सिलसिला क्या होता है, प्लानिंग अपने आप में एज अ कंसेप्ट क्या होता है, और ये प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तो आप सीख ही गए हो, ये तो आप खुद से भी बताकर लिख सकते हो कि कोई भी देश बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बिना इकोनॉमिक प्लानिंग के चल नहीं सकता। सिमिलरली हमारे देश को चलाने के लिए प्लानिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसी के संदर्भ में प्लानिंग आती है। नाउ सी द नेम ऑफ दिस चैप्टर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। यानी कि आने वाले सालों में जनता कितना इंप्रेस रहेगी बताओ। जनता अगर आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही करती रहे, लेकिन अगर आपकी सरकार के कार्यकाल के टाइम पर नॉर्मल चीज़ें महंगी हो, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, जनता की नज़रों से उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी सरकार को। तो सरकार इस टाइम पर यह समझ गई थी हमारे देश में, जैसा कि पॉलिटिक्स आज भी चलती है, जैसे आपको पता ना 5 साल तक ये सरकार सो रही होती है। इलेक्शन ईयर जैसे ही आता है तो सारा का सारा फंड खर्च करना, रोडें नहीं बनना, स्ट्रीट लाइटिंग नहीं लगना, ये करना वो करना। ठीक है, नए नए रोजगार योजना वगैरह लेकर आना, गरीबों के बैंक अकाउंट में खाते में पैसे डलवाना, ये सारी चीज़ें एकदम से शुरू हो जाती हैं। हमारे देश के नेताओं को इस टाइम पर यह समझ में आ गया था कि अगर पॉलिटिक्स में उन्हें अपनी जड़ें जमा कर चलनी है तो प्लान्ड डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच दे मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इंडियन पॉलिटिक्स। बिकॉज इस पॉलिटिक्स में अब गर्मा गर्मी का माहौल बनेगा, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टी, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा, ऑपोजिशन पार्टी कुछ ऐसी वैसी पार्टीज नहीं थी, कभी भी किसी भी टाइम पर वो कांग्रेस के सामने एक ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट होकर कांग्रेस को चैलेंज कर सकती थी, और जनता किसी भी वक्त कांग्रेस के सपोर्ट को लात मारकर ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो सकती थी। समझते इस चैप्टर में ये मुद्दा क्या है पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक जो कहानी स्टार्ट है, आपको एक एनेक्डोट से स्टार्ट है, लेकिन दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस एनेक्डोट के मन घड़त की कहानी बना रखी हो, दिस इज अ रियल कहानी, यू शुड नो इट। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ग्लोबल डिमांड स्टील की बढ़ती है तो ओडिशा, बिजनेस से रिलेट कर सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, ओडिशा जिसके पास अनटैप्ड आयरन ओर के बड़े सारे रिजर्व्स थे उस टाइम पर 1950s में, इसको एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा गया। यहाँ से आपका ज्योग्राफी का एक फिल्म्स का स्टेटमेंट या क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको आए कि हमारे देश में स्टील के आयरन ओर के रिजर्व्स या फिर स्टील की इंडस्ट्रीज हमारे देश में कहाँ मिलती हैं, तो इंडिया का मैप बनाकर आप ओडिशा मार्क कर सकते हो। ज्योग्राफी का आपको एक फैक्ट मिल गया यहाँ पर लिखने के लिए, मेंस में भी और अलग से प्रीलिम्स में भी। जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी ओडिशा की, वो ये होप कर रही थी कि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स जो आयरन और हमें मिलता है, और इसकी जो आज तक इससे पहले इतनी डिमांड नहीं उठी है मार्केट में, अब जो ये उठने लगी है, हम इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं और अपने राज्य की मरम्मत, राज्य व्यवस्था, राज्य की जीडीपी को बढ़ाने में, स्टेट जीडीपी को बढ़ाने में हम लोग अपने अनटैप्ड आयरन और रिसोर्सेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हुआ क्या, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर जो कंपनियां थी, उनके साथ ओडिशा की सरकार एक एमओयू साइन करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिनको नहीं पता
ये एमओयू क्या होता है, मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूँ 1 मिनट में। देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट नॉर्मल पर्सन्स के बीच में नहीं होता कि आप और मैं कल को रिलेशनशिप के लिए या यूपीएससी की क्लासेस के लिए या प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक एमओयू साइन कर रहे हैं। एमओयू जनरली जब राज्य की सरकार के साथ आपका कुछ लेना देना होता है, या फिर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के साथ, या फिर इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ आपका कुछ लेना देना होता है, देन यू साइन एमओयू। एमओयू से होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अब मयूर ने ट्रेडिंग कर करके 600 करोड़ रुपए जोड़ा फॉर एग्जांपल। अब वो 600 करोड़ रुपए को यूज करके अब वो सोच रहा है मैं किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को खोलकर इन्वेस्ट करता हूं। उसने दिल्ली की सरकार के साथ सोचा कि मैं यहां पर दिल्ली में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन अब उसको डर लगता है कि सरकार अगर मेरा पैसा खा गई या कल को मुझे अपना रिटर्न नहीं मिला ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, तो सरकार ही तो है, मैं इसका क्या कर लूंगा। इस चीज से बचने के लिए एमओयू साइन होता है, और एमओयू को लेकर आप कोर्ट में भी जा सकते हो। बहुत इंटरनेशनल कंपनियां जो कि इंडिया के अंदर आती हैं या यहाँ की कोई कंपनी जो कि किसी दूसरे देश जाती है, एमओयू उसके लिए होता है। तो यहाँ पर ये आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। ओडिशा की सरकार का ये मानना था कि इसकी वजह से नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी राज्य में और बड़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आयरन और रिसोर्सेज जो हैं वो ओडिशा में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में लाया करते थे मेनली। अब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में कौन है, ट्राइबल लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। ट्राइबल पॉपुलेशन को ये डर लगा कि हमें पता लग गया है कि उड़ीसा की जो सरकार है वो नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को ठेकेदारी देना शुरू करेगी, ताकि वो आयरन और रिसोर्सेज को जो कि अभी तक अनटैप्ड है, निकाले नहीं गए, इसकी माइनिंग खुदाई शुरू हो और हमें यहां से डिस्प्लेस करा जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी एरिया में आने का मतलब ये होता है कि उस एरिया को खाली करवाना और वहां से लोगों को डिस्प्लेस करना। मैंने जैसा कि आपको अलग अलग जगह पर, मैं यूपीएससी में भी और इधर उधर मैं आपको बताता रहता हूं, सोसाइटी में भी हमने इस चीज को डिस्कस करा है। डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नेगेटिव आउटकम ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक मुद्दा जो उठता है वो उठता है रिहैबिलिटेशन का, कि जो लोग डिस्प्लेस करे गए हैं एक एरिया से, अगर भगाए गए एक एरिया ए से, तो बी जगह पर उनको सेटल तो कर दो कम से कम, लेकिन डिस्प्लेस करने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और रिहैबिलिटेट करने में हो सकता है कि 50-50 साल का समय लग जाए। और यहां पर ट्राइबल का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन का इसलिए होता है बिकॉज ट्राइबल पीपल आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इवन इफ देयर राइट्स आर वॉलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दे डू नॉट have a familiar constitution machinery with them, ready-made machinery available with them, so that they could seek a remedy from the court and seek justice from our constitution, from our governance system. ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी जो राज्य की सरकारें भी हैं, इवन सरकार कम निकम्मी थोड़ी ना होती है, वो लोग भी डिस्प्लेस करने से पहले वो झुकते नहीं कि हाँ इनको कौन सा पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, कैसे पीआईएल फाइल करनी है, ये सब। तो इन्वायरमेंटलिस्टों को भी यहां पर यह डर लगा कि उड़ीसा के अंदर अगर उड़ीसा की सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, इस प्रकार से अगर ठेका देने लगेगी सिर्फ कुछ पैसे के लालच के चक्कर में, अपने अनटैप्ड रिसोर्सेज से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के चक्कर में, इसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। तो अब दो लोगों की फियर समझ गए। ट्राइबल पॉपुलेशन को यह डर था कि वो डिस्प्लेस करे जाएंगे यहां से, डिस्प्लेसमेंट का इशू, और एनवायरमेंटिस्ट को यह डर था कि अगर यहां पर माइनिंग होती है तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंट होगा वो पॉल्यूट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगा दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड, तो ये एक ना बैड एग्जांपल सेट करेगा और भी कंपनियां जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो कतराएंगी हिंदुस्तान में आने से, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का इनफ्लो रुकेगा। और इसी जगह से हिंट लेकर यूपीएससी ने साल 2016 या 17 में, इवन मेरे ख्याल से उससे पहले आई थिंक 14-15 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, जिसके बारे में आपको बता रहा था किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करके रख सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को एक हाथ में, और ये जो इश्यू होते हैं कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, लोग डिस्प्लेस भी नहीं होने चाहिए, और देश चलता भी आगे रहना चाहिए, और एफडीआई भी आना चाहिए। जीएस पेपर 2 के अंदर उसने वाली चीज पूछी थी। इस पैराग्राफ से इंस्पिरेशन लेके जो करंट अफेयर में घटनाएं चल रही थी उस वक्त,
इतना सिंपल क्वेश्चन था बस इसमें सोचना था जीएस पेपर 4 के एथिकल एंगल से। खैर छोड़ो उसे, आगे बात करते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है, राइटर हमसे ये पूछ रहा है कि कुछ सवाल जो आपके मन में उठे होंगे, राइटर हमारे तरफ ये क्वेश्चन थ्रो कर रहा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस, किस किस के इंटरेस्ट शामिल है, पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है इस पूरे मुद्दे में, कि ओडिशा की सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान के ठेकेदारी दे देनी चाहिए, ट्राइबल लोगों का डर कि हम डिस्प्लेस हो जाएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट का डर कि एनवायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा, और सरकारों का डर कि अगर कंपनी को अब मना कर दिया कि अब मत आओ तो एक बैड एग्जांपल सेट करेगा हमारे देश में। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स क्या है जिसपे सब लोग एग्री कर सकते हैं? देखो यही वाला वो क्वेश्चन था जिसपे यूपीएससी का ध्यान गया था कि ऐसा कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है कि जिसपे डेवलपमेंट भी होती रहे, लोग डिस्प्लेस भी ना हो, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हो और किसी को आपत्ति भी ना हो। इसी लाइन से उसने हिंट निकाली थी, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन खोद खोद कर अगर कोई पढ़ ले तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन अ वे जो कि सारे इंटरेस्ट जिसके इन्वॉल्व है सबको सेटिस्फाई करेगा? अगेन यूपीएससी ने यहां से भी हिंट ली। एज यू आस्क दीज क्वेश्चंस हमें और बिगर क्वेश्चन जानने को मिलेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट ओडिशा चाह रही थी उस टाइम पर, ओडिशा की सरकार चाह रही थी, और हुज नीड कैन बी कॉल्ड ओडिशास नीड। यहां पर मतलब अगर जब जनता का ही भला नहीं हो रहा तो सरकार अपना भला करके क्या सिद्ध करना चाह रही है? क्या सरकार जनता के लिए है या अगर जनता के लिए तो जनता में क्या सारे सेक्शंस होते हैं इन्वॉल्व, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर देश में 200 करोड़ आदमी अगर एक का भी नुकसान होता है लेकिन बाकियों का फायदा हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? क्या ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये सारी चीजें थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन की। अच्छा, जो यहां पर कंपनी आई थी ना, कंपनी यहां पर ये जो थी ओडिशा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। लेट मी टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स विच आर लिसनिंग लाइक समक्ष या कोई भी है सीबीएसई से रिलेटेड, अगर आप लोग ये चीज सुन रहे हो तो सीबीएसई में फाइनल एग्जाम्स में ये वाली चीज आती है। लोग यहां से ये पूरा चीज पढ़ लेते हैं कि ये पॉस्को प्लांट का या फिर पॉस्को कंपनी का इशू क्या था ओडिशा के अंदर, और पॉस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज इंटरनेट से ढूंढ कर निकालो कि एक स्टील प्लांट था, ठीक है, कंपनी थी, मतलब स्टील प्लांट को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने, और उड़ीसा के पास सरकार के पास यहाँ पर आई थी और विलेजर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करता है इस कंपनी के खिलाफ। ठीक है, अब ये पॉक्सो एक्ट नहीं है, एक बात मैं बता दूं जो बच्चों के लिए होता है कि जिनको कोई इशारे कर रहा है या सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो जिसके लिए मतलब दे कैन सीक हेल्प ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। पॉक्सो एक्ट एक अलग चीज है, ये पॉस्को प्लांट है, कंपनी है। यू शुड नो इट्स फुल फॉर्म और आप मुझे फुल फॉर्म बताओगे इसकी, ठीक है, ग्रुप में। ये चीज है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो ऊपर हमसे पूछे गए हैं, राइटर हमसे कह रहे हैं कोई एक्सपर्ट कोई आंसर नहीं कर सकता। इस प्रकार के जो डिसीजंस होते हैं यहां पर हमें एक सोशल ग्रुप के डिसीजन को दूसरे सोशल ग्रुप के डिसीजन के साथ नाप तोल कर देखना होता है कि किसका पलड़ा भारी है, किसकी आर्गुमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। प्रेजेंट जनरेशन के मुद्दे को हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ देखना पड़ता है। ये वाली बात यहां पर क्यों आई है, ये वाली लाइन, प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं अलग अलग सब्जेक्ट में जब मैं आपको पढ़ाता हूं एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, मैं हमेशा एक लाइन नहीं बोलता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये कहता है कि हमने एक लेगेसी बोरो नहीं करी अपनी प्रीवियस जनरेशन से, यानी कि अपने दादा पिताजी परदादा से एनवायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए हमने लेगेसी बोरो नहीं करी है। हमने अपने एनवायरमेंट को लेगेसी मतलब कंटिन्यू नहीं करी है, हमने अपने एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, उनको पोल्यूट करना, उनको मतलब संवार के रखना, ये चीज हमने बोरो करी है अपने फ्यूचर जनरेशन से। तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहता है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि आप ये नहीं सोच सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले किसी और सब्जेक्ट में, कि छोड़ ना, मैं तो मर के चला ही जाऊंगा, मेरे टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं होना ना कि पानी की किल्लत होनी है, फ्रेश वाटर की कमी होनी है, वो नहीं है। लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन के साथ नहीं खिलवाड़ करके नहीं जा सकते, बिकॉज यू हैव बोरोड फ्रॉम देम, you have not continued the legacy of your previous generation. Instead, you have borrowed from the future generations. Past generation से आपने एक विरासत खैरात बोरो नहीं करी है।
कंटिन्यू नहीं करी है, फ्यूचर जनरेशन से आपने बोरो करा है। इन अ डेमोक्रेसी इस प्रकार के जो डिसीजंस होते हैं दे शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जब भी आज के टाइम में अगर आप जीएस पेपर 2 का कोई आंसर लिखने जा रहे हो तो उसमें एक सॉल्यूशन आप हमेशा ये वाली चीज लिख कर आते हो कि पब्लिक का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव में। और इसलिए आप कुछ सालों से, कुछ डिकेड से एक चीज जरूर देखोगे, जब भी सरकार कोई बिल लेकर आने की बात करती है ना, तो जिस भी मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का वो बिल होता है ना, आपको ये चीज पता होगी, एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रेजेंट करा जाता है उनकी साइट पर जाकर। फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री का कोई बिल है या फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई बिल है, तो उनका जो भी डिपार्टमेंट होगा ना, जो मिनिस्ट्री होगी, उसकी साइट पर आप जाओगे तो ड्राफ्ट बिल पड़ा रहता है इन ऑर्डर टू इन्वाइट द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। कल कोई ऐसा ना हो पार्लियामेंट के सेशन में पास भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, जनता विरोध प्रदर्शन करने लगे, सरकार को वापस खींचना ही पड़े। तो बेटर ये होता है कि ड्राफ्ट बिल प्रपोज करो, जनता का ओपिनियन लो। अब जैसे क्या हुआ, एग्रीकल्चर बिल का क्या निकला, इतने ज्यादा मतलब लोग मर गए, हाईवे पे बैठे, टाइम वेस्ट हुआ, फसल नुकसान हुआ, अल्टीमेटली सरकार को वापस खींचना ही पड़ा एग्रीकल्चर बिल। तो ये माना जाता है लोग जो है ना, दे आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, उन्हीं के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है एंड दे आर द किंग देमसेल्व्स। लोकतंत्र में सबसे बड़ा राजा कोई है तो वो जनता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन माइनिंग, इन्वायरमेंटलिस्ट की राय लो और इकोनॉमिस्ट की राय लो। वो अलग बात है कि फाइनल डिसीजन हमेशा पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल जो नेता हैं वही लेंगे डिसीजन, लेकिन वो उनको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, राइटर हमसे कह रहा है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनको लोगों की फीलिंग से ध्यान रखना चाहिए कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हुए जिससे अगर एक भी सेक्शन का इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है तो आप फिर कितनी जीडीपी आएगी, राज्य का नाम तो खराब नहीं होगा, देश का नाम तो खराब नहीं होगा, बाकी कंपनियां कतराएंगी। आप ये मत सोचो। और यही एक आज के टाइम में दोस्तों हमें 21st सेंचुरी में एक मैच्योरिटी देखने को मिलती है पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि फ्रॉम ग्रुप्स लाइक, जहां पर इंडिया के किसानों का इंटरेस्ट सर्व नहीं होता तो हम लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं कि वी विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन दिस ग्रुप, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारे से सफर करेगा। आप गुड्स डंप करोगे, कल को अगर हम आपके मेंबर बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप बल्क में गुड्स बनाओगे और सस्ते बेचोगे। इतने हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बना नहीं पाते, लेकिन उनको भी तो अपना घर परिवार चलाना है। आपकी इंटरनेशनल रीच है, आपकी कंपनियों की इंटरनेशनल रीच है, हमारे लोगों की इतनी रीच नहीं है। एक शनि बाजार, मंगल बाजार में लगाने वाला कोई कपड़ों का, कोई कारपेट या वो कुछ भी बेच रहा है, अगर मतलब घर का कोई भी सामान बेच रहा है, वो बेच रहा है, उसकी इतनी रीच नहीं है। वो अपने घर में बैठकर, या उसकी अगर कोई फैक्ट्री भी है, इतनी रीच नहीं है कि वो चाइना, एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में अपना सामान मतलब क्या कहते हैं पहुंचवाए। हर पापड़ बनाने वाला इंटरनेशनल ब्रांड का नहीं बन जाता, हर अचार बनाने वाला कोई ऐसा नहीं होता कि उसके जो अचार हैं वो इंटरनेशनल बिक रहे हैं। तो हम लोग लोकतंत्र में ये देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि एटलीस्ट यार लोगों के लिए ही हम लोग हैं, लोगों के द्वारा, उनके सपोर्ट के द्वारा ही हम लोग बने थे, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है, ऐसा यहां पर राइटर का कहना है। इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या, हमारी जो कंट्री थी उसको इस प्रकार के बड़े सारी चुनौती और डिसीजंस उसके सामने आए, सरकार के सामने, लीडर्स के सामने। हर एक जो डिसीजन था इट कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस। यानी कि जब भी कोई डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप लेती थी तो ऐसा नहीं था कि बाकी इश्यूज को नजरअंदाज करके सिर्फ एक पे फोकस करना, बिकॉज एवरी डिसीजन वाज कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, विद इकोनॉमी, विद एनवायरमेंट, विद द इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विद द इशू ऑफ रिहैबिलिटेशन। ये सारे इश्यूज कनेक्टेड थे। ये जो जितने भी डिसीजंस थे इनमें कोई ना कोई हमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल जरूर देखने को मिलता था। ऑलमोस्ट हर कोई इस बात पे एग्री करता था कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसका मतलब दो चीजें निकल कर आती हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी सुनिश्चित होनी चाहिए और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी इंश्योर होना चाहिए। ग्रोथ इस प्रकार से हो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डिस्प्लेस करा जा रहा है या फिर उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं एक सेक्शन उनसे वंचित रह जाए, उसको राइट्स ना मिल पा रहे हो। तो इट वाज आल्सो एग्रीड दैट ये मैटर हम सिर्फ एक बिजनेसमैन या बिजनेस क्लास पर नहीं छोड़ सकते, इंडस्ट्रीज पे नहीं छोड़ सकते। किसान चलो विक्टिम बनकर रहता है, लेकिन किसानों पर भी देश को, एक देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक मॉडल, इस पर भी नहीं छोड़ सकते। रेदर गवर्नमेंट को कुछ और एक क्या कहते हैं उसको, बहुत इनोवेटिव, बहुत नोवेल तरीका एक सोचना था
जिसकी वजह से हम ये इंश्योर कर सकें कि किस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं ग्रोथ विद जस्टिस। यही क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा था, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर से आ सकता है कमिंग ईयर्स में, साल 2023 में फिर से आ सकता है। इसलिए कह रहा हूं ये वाली बात मैं, इसलिए आ सकता है इस साल आजादी का अमृत महोत्सव हमने बनाया, 75 साल पूरे हो गए। ये क्वेश्चन आज भी हवा में झूल रहा है कि हमारी सरकारें कितना ये सुनिश्चित कर पाई है कि ग्रोथ विद जस्टिस हमारे देश में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। या अगर यूपीएससी इतना वेग सा क्वेश्चन अगर ये नहीं पूछेगा ना, इवन जो सीबीएसई वाले मुझे सुन रहे हैं, अगर इतना वेग सा नहीं आएगा, ये 2023 के सीबीएसई के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में, आईसीएसई बोर्ड में पक्का कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन गारंटी है मेरी, पक्का देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से सोचना, इस पे कम से कम 250 वर्ड्स रेडी रखो सब लोग, कशिश हो, कोई भी हो, प्रिया वगैरह, इस पे 250 वर्ड्स रेडी रखो कि आजादी के 75 साल के बाद भी क्या हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को इस प्रकार से सुनिश्चित कर पाए हैं कि हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की लहर दौड़े, या फिर नहीं, कहां फेल हो गए, रणनीतियां क्या प्रपोज होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन क्या है इसका, ये आपको 250 वर्ड्स में पता होना चाहिए। ठीक है। वाई इट वॉज नेसेसरी टू हैव, तो मतलब ऐसा देखा गया हमारे लीडर्स के द्वारा कि हमें एक ना सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, जो इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इस प्रकार से करे कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, उस इकोनॉमिक प्लानिंग का जो फ्रूट है, जो भी फल है, जो भी उससे ग्रोथ से जो भी इनकम या कुछ भी जनरेट हो पा रहा है, जॉब जनरेट हो पा रही है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल हर जगह फैले, उसकी लहर, उसकी खुशबू, उसकी महक हर जगह फैले, ग्रोथ से आई हुई खुशबू जस्टिस कर पाए सोशल टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में। इसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज मशीनरी, एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी। सवाल लेकिन यहां पर भी खत्म नहीं होता, चलो ये तो बना देंगे हम, लेकिन सवाल अब हमारे सामने ये भी था, क्या सरकार खुद रन कर लेगी देश के सभी इंडस्ट्रीज और सभी बिजनेसेस को? शुरू में सरकार ने, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, संभालने की कोशिश करी देश को। अगर आप अपने पापा या दादा दादी के टाइम पे पूछोगे उनसे, आज ही पूछना, तो आप जानोगे बड़े सारी ब्रेड की कंपनियां, सरकारी कंपनियां हमारे देश के अंदर चलती थी, दूध की कंपनियां सरकारी कंपनियां थी। इवन मैंने बचपन में, मुझे याद है, मैंने देखा है, कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद है कि नहीं है, कशिश कभी घर पे पूछना मम्मी पापा से, आजकल के टाइम में तो मदर डेयरी और अमूल की थैलियां आती है ना, कांच की बोतलों में सुबह सुबह दूध वाला दूध छोड़ जाता था, कांच की बोतलें आती थी इनकी। इवन पेप्सी और ये जो आप पीते हो ना, जैसे आप प्लास्टिक की बोतलें आने लगी, बड़ी बड़ी कांच की, मोटे मोटे कांच की बोतलें आती थी इनकी। ठीक है, मैंने देखी हैं। तो हाँ, मतलब अब आप कहोगे कांच की बोतलें तो कैंपा कोला की आज भी आती है, मतलब वो करके, अरे भाई 10 रुपए वाली नहीं, 2-2 लीटर की भी इनकी कांच की बोतलें आती थी, बहुत बड़ी बड़ी वाली। और दूध की बात मैं कर रहा हूँ, दूध तो मतलब हमारे ऐसा था कि जब सरकारी कंपनियां दूध सप्लाई करती थी ना, तब वो, और ब्रेड भी और बटर भी और ये सब कुछ जो भी होता है, मतलब आप जो जितना इमेजिन कर सकते हो डेली की चीजें, बहुत कुछ ना, इनकी इंडस्ट्री सरकारी थी। लेकिन सरकारी इंडस्ट्रीज की एक बात मैंने आपको बताई थी, कशिश आपको याद होगा, लास्ट ईयर हमने डिस्कस करा था इसको, पॉलिटिकल साइंस की 11th वाली एनसीईआरटी के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे, उसको रिवाइज कर रहे थे। एक चीज कशिश याद है, हमने मिलकर डिस्कस करी थी, हम लोग प्राइवेटाइजेशन को इनवाइट क्यों करते हैं, मतलब सिर्फ पब्लिक सेक्टर के भरोसे क्यों नहीं छोड़ सकते, बल्कि बेस्ट है, गरीब, मतलब भिखमंगों वाला देश है, गरीबी हर जगह फैली हुई है, यहाँ पर इंसान थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत वाला वही, मतलब वो कुछ मतलब करता है ना, फटी हुई चड्डियां पहनता है यहाँ पर तो इंसान इस देश के अंदर। तो हम लोग सब कुछ सरकार के हाथ में क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हमने, याद है कशिश, ये चीज डिस्कस करी थी बहुत अच्छी तरीके से, सरकार कभी भी ना इन्वेंशन इनोवेशन की बात नहीं करती है। सरकार डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत माहिर है, सबको बांट देगी, फेयर प्राइसेस में बांट देगी, लेकिन इन्वेंशन इनोवेशन नहीं। कभी किसी फेयर प्राइस शॉप पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार एक बार बताओ, डायबिटीज वाले लोग भी तो आते होंगे, शुगर वाले लोग भी तो आते होंगे, कुछ लोग जो गरीब होते हैं उनको ये शुगर, डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारी नहीं होती होंगी, तो चावल इनके लिए मना होते होंगे, लेकिन कभी भी किसी फेयर प्राइस शॉप पर इनको क्या, गेहूं, चावल, आटा, दाल, चीनी, यही सब अगर मिल रहा है, लेकिन कोई भी कभी बासमती के ब्राउन राइस की बात करेगा फेयर प्राइस शॉप में, और वो सस्ता प्रोवाइड करवा पाएगा क्या? ये चीज होती है। मेरे घर पे ऑन रिकॉर्ड में वाली चीज बोल रहा हूं, मेरे घर पे जो काम वाली आती है वो क्या करती है, वो कहती है कि हमारे घर पर सबके राशन कार्ड बन रखे हैं, 10-10, 15-15 किलो सरकार की तरफ से हमें बहुत अनाज मिलता है। वो कहती है मेरी मम्मी से कि दीदी ये इतने महंगे होते हैं कि, मतलब इतने घटिया क्वालिटी के होते हैं, सॉरी, कि हम इनको बेच कर बाजार में बेच आते हैं, और जो महंगे वाले जो चावल होते हैं जो आप लोग खाते हो, 100-100, 150-150, 80-80
90-90 रुपए वाले, हम लोग वो ले आते हैं उसकी जगह। मतलब 50 किलो जो हमें सरकारी ये फेयर प्राइस शॉप से मिलते हैं, एमएसपी ये जो इस पे मिलते हैं हमें, हम इसको बाजार में बेचकर, कहीं पर भी गोडाउन वगैरह में बेचकर, जो उससे हमें पैसे आते हैं, उन 50 किलो को बेचकर 7-8 किलो वाले अच्छी क्वालिटी के हम लोग चावल खाते हैं। वो खाने लायक नहीं होते, वो कहती है लूज मोशन लग जाते हैं, इतने घटिया क्वालिटी के होते हैं वो। तो यहां पर ये सवाल ये उठता है कि भैया सरकार का ये जो सवाल था, सरकार ने कोशिश तो बहुत करी इनिशियल ईयर्स में, मैं आपको पूरा भी मुद्दा पढ़ाऊंगा इसका, लेकिन सरकार के भरोसे, पब्लिक सेक्टर के भरोसे देश नहीं छोड़ा जा सकता। हाउ मच इंपॉर्टेंस वॉज टू बी अटैच टू द नीड ऑफ जस्टिस, अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट से डिफर करता है। डोंट वरी, ये वाला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर इसी के ऊपर है, ये यहीं से शुरू हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन्वॉल्व कंटेस्टेशन, यानी कि डिबेट, डिस्कशन, थॉरो, जो कि आज तक कंटिन्यू है। अब देख रहे हो, विच हैज कंटिन्यूड एवर सिंस। अभी एवर सिंस की बात पता है क्या, इसलिए मैं बोल रहा हूं 75 साल पूरे हो गए देश को, इसको संभाल के रखना। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इवन ऐसे इसके ऊपर बन सकता है कि हम कितने सक्सेसफुल हो पाए, कितने सक्षम हो पाए आजादी के 75 साल के बाद भी, कि हम लोग ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के साथ लिंक करके, रिलेट करके बता पाए। यू शुड नो दिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट, कि यहां पर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, अगर हमारी सरकार होती तो हम पलट देते। देखो एक बात समझ के देखो, 1947 के बाद, चलो 47 का हटाओ, पहली सरकार की बात करते हैं, 1952 से जब से पहली सरकार बनी और आज 2022 तक, किस पार्टी को मौका नहीं मिला सत्ता में आने का या फिर कोलिजन बनाने का, बता दो जरा। हर को मिल रहा है। तो क्या ये अंडे दे रहे थे, अंडे दे रहे थे क्या? हर कोई ये बातें करता है कि एक बार हम सत्ता में आ जाए, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन ये वही वाली बात होती है ना कि पहले दिन बच्चा कूद रहा है, कॉलेज के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है, कुछ महीनों तक, कुछ दिन तक मोटिवेशन ऑल टाइम हाई, बाद में हर कोई सस्टेन नहीं कर पाता ना, मुंह से जितना मर्जी भौंक लो, उसके लिए चाहिए होता है गूदा, लगती है अंदर दम। जिंदा मरा हुआ आदमी नहीं होना चाहिए किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए यूपीएससी के एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी काम के लिए पर्सन कूदा ट्रेडिंग में, करोड़ों कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, जो कि पॉसिबल भी है कमाना। बाद में अरे यार चार्ट नहीं देखने का मन कर रहा, आज नहीं देखने का मन कर रहा, कौन करे प्रैक्टिस, कौन भेजे, आंखें दर्द कर रही हैं, कर रही हैं, वो कर रही हैं। इंसान हमेशा ये सोचता है यार रास्ते पे तो मैं चल लूं, जो हीट सहन करनी है ना वो कोई और कर ले मेरी जगह, क्योंकि हीट नहीं सहन होती यार मुझसे यार। ऐसे लोगों को कहते हैं जिंदा मरा हुआ आदमी। दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिक्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमने बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से जान लिया, जितना बता सकता था उससे बियॉन्ड ही बताया मैंने जाकर। लेकिन मैं फिर भी आप सबकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हुए एक चीज ये बताना चाहता हूं। आप लोगों को ये लगा होगा सर इस इंट्रोडक्शन में ना थोड़ी सी एनालिटिकल बातें बहुत ज्यादा थी, ये चैप्टर हमें पकड़ में नहीं आया सर अभी तक, कि मतलब ये बोलना क्या चाहता है, चैप्टर है किस बारे में। आप अभी कह रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे, ये चैप्टर पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है कि ग्रोथ को इंश्योर कर पाए कि नहीं कर पाए, ये ना एक कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहा था चैप्टर। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट जानने हैं विद नो एनालिसिस। ध्यान से सुनना, अब जो भी मैं बातें बोलना शुरू करूंगा, अब जो भी मेरे मुंह से शब्द निकलेगा, दैट विल बी कंसेप्चुअल एंड फ्लैक्चुअल। एनालिसिस पावर इस चैप्टर में अब खत्म हो गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वंस एंड ऑल, मैं हमेशा के लिए जिंदगी से आपके डिबेट मिटा दूंगा आज के बाद। ये हमेशा आप सुनते होगे लेफ्टिस्ट पार्टी, राइटिस्ट पार्टी, ये लेफ्ट दल के नेता हैं, ये राइट दल के नेता हैं। इवन 9th क्लास 10th क्लास जब आपने शुरू करी होगी, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मनी के टाइम पर, तो आप लेफ्टिस्ट ओपिनियन के लोग, राइटिस्ट ओपिनियन के लोग, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, पीएसआईआर में आप ऑप्शन क्वेश्चंस देखते होगे, या कहीं पर भी स्कूल लेवल पर आपने ये 12वीं क्लास में अगर आप पॉलिटिकल साइंस थी तो बोर्ड में आपको देखने को मिल जाता था। ये होता क्या है लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, जानते हैं आज इस मुद्दे को। व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, ये डायरेक्शंस नहीं है, दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड अ डिबेटेबल आइडियोलॉजी। समझते हैं इसको कैसे। पॉलिटिक्स की भाषा में बड़ी सारी कंट्रीज में हम लोग दो टर्म के अक्रॉस आते हैं कि बड़ी सारी पार्टीज या जो ग्रुप है हम उनको कहते हैं ये लेफ्ट आइडियोलॉजी की है या राइट आइडियोलॉजी की है, इसकी लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, झुकी हुई है, ये राइट की तरफ झुकी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट। ये जो टर्म्स हैं
ये हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पार्टी की पोजीशन क्या है रिगार्डिंग कि वो पार्टी अगर पावर में आ जाती है तो वो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से लाना चाहती है और सरकार का उसके टाइम पर रोल क्या होगा और उसके डिसीजंस इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, देश की इकोनॉमिक दशा को और दिशा को किस प्रकार से बदलेंगे। तो भैया कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं लेफ्ट का मतलब होता है, अगर आपसे कोई भी आज के बाद बोले लेफ्टिस्ट ग्रुप, लेफ्ट आइडियोलॉजी का, लेफ्ट लीनिंग का ग्रुप या लेफ्टिस्ट बनता है, ये इसका मतलब क्या? ये गरीब के फेवर में, लाचार बेचारे डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके फेवर में, और ये वाले ग्रुप के जो लोग होते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका यह मानना होता है पब्लिक सेक्टर इज द बेस्ट सेक्टर एंड गवर्नमेंट इज मेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। और गवर्नमेंट की कोई भी चीज सस्ते रेट पर होगी और गवर्नमेंट सबके बारे में सोचेगी, तो दे सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज वेरियस सेक्शंस को बेनिफिट करने के लिए। मतलब तीन बातें होती हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब जनता और गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये राइटिस्ट कौन होते हैं? राइटिस्ट रेफर टू दोज हु बिलीव इन कि यार सरकार की इंटरफेरेंस खत्म कर दो। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक पार्टी बोलती है कि सरकार की दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट वॉज स्वतंत्रता पार्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइटिस्ट ग्रुप ये बोलता है, इनका ये मानना होता है, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, देयर शुड बी फ्री कॉम्पिटिशन, देयर शुड बी मार्केट इकोनॉमी, और यही इकलौता विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यही होना चाहिए। देयर शुड बी नो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये फ्री कंपटीशन और मार्केट इकोनॉमी ही अकेला काफी है प्रोग्रेस को इंश्योर करवाने के लिए, और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डिसीजन में, इकोनॉमी में अननेसेसरी तरीके से इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इसके बेसिस पर आज के बाद जितने भी पार्टीज हैं उनके एजेंडा के बेसिस पर, उनके मैनिफेस्टो के बेसिस पर आप आराम से उनको क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन सी पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी है और कौन सी पार्टी राइटिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है। ओके, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।